किसान बिल को लेकर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा इनके चक्कर में न पड़े किसान, झूठ बोल रहा है विपक्ष। किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, कहा हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी, बड़ी तादाद में ड्रग्स सीज, 5 से बढ़ बरामद। और आज दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना, लोगों को गर्मी और उमस से मिल सकती है राहत। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात होगी एनडीए में पड़ी फूट की। तो कल लोकसभा में पास हुए किसान बिल के विरोध में अब अकाली दल खुलकर सामने आ गई है और इसी कड़ी में कल केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। अब आगे दोनों पार्टियों में क्या होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले मोदी की एक के बाद एक दी जा रही सौगातों की। आपको बता दें कि एक बार फिर से पीएम मोदी ने बिहार को रेल परियोजनाओं के लिए 13 सौगातें दी हैं, जिसे विपक्ष सिर्फ चुनावी एजेंडा बता रहा है। और आखिर में बात करेंगे रिया ड्रग्स मामले की, जहां पर एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक ड्रग्स पेडलर एनसीबी के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसानों के विरोध के बावजूद गुरुवार को लोकसभा में किसानों से जुड़े बिल पास हो गए, लेकिन इसके बाद खुद बीजेपी, आपको बता दें बीजेपी का जो घर है उसमें दरार पड़ती हुई नजर आई। दरअसल एनडीए की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कृषि से संबंधित अध्यादेश पर संसद में विधेयक लाने वाली केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष के साथ साथ साथियों से भी झटका लगा। विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार रात मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 5.5 घंटे की चर्चा के बाद पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अध्यादेश के समय से इसका विरोध कर रही है। गुरुवार को जब विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तो अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने विरोध करते हुए कहा कि हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। हरसिमरत केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। इसके बाद गुरुवार देर शाम हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत मीडिया से रूबरू हुई और अपनी नाराजगी को जताया। राज्य के किसान 2 महीने से सड़कों पे उतरे हुए हैं क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। वो समझते हैं ये उनके हित में नहीं है। मैं समझती हूँ कि 2 महीने का बहुत लंबा समय था, जहाँ किसान का भरोसा जीता जा सकता था, जहाँ आड़तियों का भरोसा जीता जा सकता था, वो मजदूरों का भरोसा जीता जा सकता, बुद्धिजीवी जो रोज लिख रहे हैं इसके खिलाफ में उनका भरोसा भी जीता तब जा सकता था जब उनकी शंकाओं को एड्रेस किया जाता। वहीं दूसरी तरफ जब इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से बात की गई तो वे सीधे शब्दों में इसका विरोध करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किसान इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है, हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे। और जो एक्ट से किसान खुश नहीं, वो पार्टी खुश नहीं, और हमने फैसला किया कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल, उसको वो इस्तीफा देगी, और दे दिया उन्होंने इस्तीफा। वहीं इधर इस्तीफे की घोषणा के बाद शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया, और वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। इस मौके पर कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों से जुड़े तीनों विधेयक क्रांतिकारी साबित होंगे। इससे किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना तय होगा। इस विधेयक से राज्य के कानूनों का अधिग्रहण नहीं होता। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है, और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवान, इनकी बेहतरी के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। चलिए एक नजर में जान लेते हैं कि क्या है इस बिल में और क्यों इसका विरोध हो रहा है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन तैयार होगा, आवश्यक वस्तु अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी, इनका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। क्यों हो रहा इस बिल का विरोध? मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एनएसपी होना चाहिए। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। तो इन तमाम गतिरोध को देखते हुए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की बात करें तो जानकार बताते हैं कि उनका ये इस्तीफा हो सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिया गया हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि एनडीए में पड़ी फूट का बीजेपी और अकाली दल के रिश्तों में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, ANP न्यूज। चंडीगढ़ का रुख करेंगे। विनीत कपूर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। विनीत, जब केंद्र सरकार इस बात को कह रही है कि इससे तो किसानों का भला होगा, ये तीनों अध्यादेश किसानों के लिए हितकारी साबित होंगे, फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि एकाएक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें इस ऑर्डिनेंस की, इस बिल की, तो इस बिल को लेकर जो संशय की स्थिति वो ये बनी हुई है कि जब मंडियों का निजीकरण हो जाएगा तो उसके बाद किसानों की फसलों की खरीद जो मंडियों में होनी है, क्या वो एमएसपी के आधार पर होगी। हालांकि केंद्र सरकार जरूर ये कहती नजर आ रही है एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या उस समय फसलों पर कैपिंग तो नहीं लगाई जाएगी कि हम सिर्फ इतनी ही फसल की खरीद करेंगे। सरकारी एजेंसियों को एक
तय पैमाना दे दिया जाएगा कि आप इतनी फसल की खरीद करें, उसके बाद की जो फसल बच जाएगी वो निजी मंडियों में बेची जाएगी। तो ऐसे में उन निजी कंपनियों का अधिकार होगा कि वो किस रेट के ऊपर किसान की फसल खरीदते हैं। एक तो ये एक बड़ा मसला निकलकर सामने है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई विवाद होता है किसान और व्यापारी के बीच में, तो सीधे तौर पर उसको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा, एसडीएम लेवल पर ही उस पूरे मामले को निपटा दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत से संशय हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है किसानी जो है बर्बादी की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी वजह से लगातार इस बिल का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से हरसिमरत कौर बादल ये कहती हुई नजर आई कि अगर इस बिल के ऊपर किसानों को संशय था, किसान अगर इस पर एकमत नहीं थे, सहमत नहीं थे, तो फिर केंद्र को चाहिए था कि किसानों को कहीं ना कहीं इस मसले के ऊपर रजामंद किया जाता, उनकी भी राय ली जाती, उसके बाद ये बिल जो है उनको लागू किया जाता। लेकिन केंद्र ने ऐसा भी नहीं किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार शिरोमणि अकाली दल अपने आप को किसानों की हितैषी पार्टी बता रही है, तो यहाँ पर सुखबीर बादल ये भी कहते नजर आए कि इस पार्टी से भी विचार विमर्श नहीं किया गया, तभी विरोध ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। और अब तो नौबत ये तक आ गई है कि गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि क्या 2022 तक ये गठबंधन जो है ये जारी रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम जो दिल्ली में बलविंदर सिंह भुंदर शिरोमणि अकाली दल के नेता वो बयान देते हुए नजर आए कि बैसाखियों के सहारे शिरोमणि अकाली दल और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता और शिरोमणि अकाली दल इतना सक्षम है कि अपने बूते पर ही सीधे तौर पर पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव भी लड़ सकता है। तो यानी रार जो है बढ़ चुकी है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस को लेकर जो सवाल है कि क्या केंद्र इन पर पुनर्विचार करने को तैयार होगा, क्या किसानों की राय ली जाएगी, अगर ली जाएगी तो उसके मुताबिक क्या इसमें संशोधन होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी विनीत, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब किसानों के मसीहा बनकर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि किसानों पर तमाम जो पहले दर्ज मुकदमे थे वो वापस लिए जाएंगे, किसानों पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा जब वो अपने हक की आवाज़ उठाएगा। ऐसे में क्या अकाली दल को लगा कि अपनी जो सियासी ज़मीन है, जो अब तक किसानों को लेकर जो फसलें काटती चली आई राजनीतिक पार्टियां, उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं अपने हाथ से निकल जाएगा मसला, इसलिए हमें एक बड़ा स्टैंड लेना होगा, क्योंकि पंजाब के लिए खेती किसानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूरी पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर है। बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के जितने भी लोग हैं उनका मूल व्यवसाय जो है कृषि माना जाता है। और पंजाब ही एक ऐसा प्रदेश है जो देश के अन्न भंडारों में एक बड़ा आंकड़ा देता है, जिससे देश के अन्न भंडारों में खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में जरूर जिस तरह से किसान जत्थेबंदियां ये कहती हुई नजर आ रही थी कि जो भी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी तो फिर उस पार्टी के नुमाइंदों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो एक दबाव तो शिरोमणि अकाली दल के ऊपर है ही था, क्योंकि एक बात अगर हम इस लहजे से ले कि शिरोमणि अकाली दल चुनाव जो है किसानों के मसले पर लड़ती हुई नजर आती है, पंथक मसलों पर लड़ती हुई नजर आती है। तो पंथक मसलों पर तो पहले ही पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें हम बेअदबियों की घटनाओं की बात करें या फिर बेअदबियों के दोषियों पर हुई कार्रवाई ना की बात करें या फिर सौदा साध को जो माफी मंगवाई गई उस मसले की बात करें। तो पंथक एजेंडा तो पहले ही शिरोमणि अकाली दल के हाथ से छुटता नजर आ रहा था। अब मसला था किसानी, अगर किसानों के साथ भी अकाली दल खड़ा ना होता तो ये वोट बैंक भी उनके हाथ से जा सकता था। तो ऐसे में अपनी सियासत को बचाने के लिए केंद्र से इस जो कैबिनेट का ओहदा था उसको जरूर कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है और इस्तीफा दे दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में क्या किसान जो शिरोमणि अकाली दल के एक सैक्रिफाइस से रजामंद हो पाएंगे? क्या अब भी किसान जो हैं वो ये मान रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल केवल 2022 चुनाव को देखते हुए इस तरह के कदम उठा रहा है, या वाकई में शिरोमणि अकाली दल किसानों को लेकर हितैषी है? क्योंकि एक सवाल ये भी है कि अभी भी शिरोमणि अकाली दल के नेता ये कह रहे हैं कि अभी भी वो एनडीए का हिस्सा हैं। अगर एनडीए का हिस्सा हैं तो क्या एनडीए इस बात पर सहमत होगा कि किसानों की राय ली जाए, शिरोमणि अकाली दल की राय ली जाए और उसी के अकॉर्डिंग इन अध्यादेशों को तैयार किया जाए? जी बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की सौगातें देनी शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल को जोड़ने वाली कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यहां की रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज इतिहास रचा गया। इस प्रोजेक्ट से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने यहां पर अपने संबोधन में लालू यादव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद प्रोजेक्ट की रफ्तार कम हो गई थी। अगर दूसरी सरकार को बिहार के लोगों की फिक्र होती तो लोग तब रेल मंत्री थे, उन्हें अगर चिंता होती तो काम पहले की तरह ही हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। पीएम मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव है। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने यहां पर किसानों से जुड़े बिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में किसानों से जुड़ा एक बिल पास हुआ है जिससे किसानों को, आपको ये बता दें कि बंधनों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब किसानों को छूट मिलेगी और बिचौलियों से बचाव भी हो जाएगा। जिन लोगों ने देश पर सालों से राज किया, आज वो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों से झूठ बुलवा रहे हैं। किसानों को बीच में जाकर वो झूठ बोलने का काम करते हैं और उसके बाद उनसे इस तरह की चीजें करवा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कि किसान विरोधी बताया जा रहा है इस बिल को, जबकि ये किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है ये जो बिल सदन में पेश किया गया। कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो पीएम मोदी ने कहा है कि अगर दृढ़ निश्चय और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने यहां किसानों से जुड़े बिल का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कल लोकसभा में किसानों से जुड़ा एक बिल पास हुआ जिसमें किसानों को बंधनों से मुक्ति मिलेगी। पीएम ने कहा कि अब किसानों को छूट मिलेगी और बिचौलियों से बचाव होगा। जिन लोगों ने देश पर सालों तक राज किया, आज वह लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने सत्ता चलाई और अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, अब उसी पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल यहां पीएम का सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी पर था। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, किसानों को नया अवसर मिल रहा है, एमएसपी को लेकर बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन कभी अपना इन लोगों ने वादा पूरा नहीं किया।
कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है, धीमी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। अजय जी, बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है, 13 योजनाएं चलाई बिहार के लिए। रेल को लेकर एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ये इतिहास में बिहार के में पहली बार ऐसा होगा जब बाकी राज्यों, पश्चिम बंगाल हो या फिर और पूर्वी इलाके के लोग हों, जो बिहार से सीधा जुड़ेंगे। इसके साथ ही किसानों का भी मसला उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार देश पर राज करते रहे, अपनी मैनिफेस्टो में चीजों को शामिल करते रहे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया, आज जब हम कर रहे हैं तो इनको कष्ट हो रहा है, इनको पीड़ा हो रही है। प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। चुनाव के समय जिन कार्यों का उन्होंने उद्घाटन किया है या घोषणा की है, मैं सिर्फ एक आग्रह उनसे करता हूं कि पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव के समय वो 1.25 लाख करोड़ रुपए देने की बात किए थे और 1.25 रुपए भी नहीं मिल पाए बिहार को। तो ये लगातार झूठ बोलने का जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दें। कोई एक दो काम जो बिहार के हित में हो, 5 साल में तो कुछ किया नहीं। विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी कम से कम नीतीश कुमार जी को कह दीजिए कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से बाढ़ और कोरोना से लोग परेशान हैं, उसी से संबंधित कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर दें। आप तो कुछ नहीं करेंगे, सबको पता है। ये जुमला पैकेज आप पिछली बार भी दिए थे और फिर इस बार जुमला पैकेज सिर्फ चुनाव के पूर्व ही इनको याद आती है। इससे पहले न कभी बिहार के इनके दिलो दिमाग में रहता है, न कोई चर्चा होती है, न कोई घोषणा होती है, न केंद्र सरकार की कोई खर्चा होती है। ये क्या मतलब है? चुनाव में लोग क्या बिहार के इतने मूर्ख और लेकिन सवाल अजय उपाध्याय जी ये है कि इन तमाम सारी चीजों को आप उठा भी रहे हैं, लेकिन जनता में आप फिर से अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे या जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि बाजी तो फिर भी बीजेपी ही मार जाती है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप इस बार देख रहे हैं जब जनता दल यूनाइटेड और बीएसपी के एमएलए, मंत्री और यहाँ तक कि जितने उनके जन प्रतिनिधि जा रहे हैं क्षेत्र में, तो लोग कैसा स्वागत पूरे प्रदेश में कर रहा है। जहां जाते हैं वहीं उनको गाली गलौज और डंडों से स्वागत चल रहा है। आम जनता स्वागत कर रही है, तो क्रेडिबिलिटी क्या है ये पूरा प्रदेश देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप कर रहे हैं कि बाजी मार जाते हैं। चोरी करना और बाजी मारना दोनों में अंतर होता है। जो चोर होता है पिछले दरवाजे से सत्ता और सियासत पाता है। नीतीश कुमार जी जो है पिछले दरवाजे से भाजपा के साथ जाकर के मिल गए। जनता ने हम लोगों को बहुमत दिया था और हम लोगों ने। सवाल ये भी है कि जब वो लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं तब वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं, वो गंगा स्नान कर लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन बाकी दलों के साथ हो जाते हैं तो चोर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में काम कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में, आपको बता दें कि चलाए गए ऑपरेशन में बॉलीवुड के ड्रग्स सप्लाई करने वाली चेन को धर दबोचा है। और इस दौरान जानकारी ये मिली है कि बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने वालों की एक बड़ी सप्लायरों का नाम भी शामिल हो रहा है और वो नाम है राहिल विश्राम का। दरअसल एनसीबी की कोशिश इस पूरी चेन को क्रैक करने की है और इसी कोशिश में एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई के पोबाई में छापा मारा और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस छापेमारी में तकरीबन 500 ग्राम उच्च गुणवत्ता की बड़ जब्त की गई है, जिसे बाजार में करीब 6 से 8 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। आपको बता दें कि हजारों में इसकी जो कीमत होती है वो आंकी गई है। तो 500 ग्राम उच्च गुणवत्ता की बड़ जब्त की गई, जिसे बाजार में करीब 6 से 8 हजार रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। जी हां, एक के बाद एक बड़े खुलासे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी मुंबई से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक के बाद एक बड़े खुलासे, बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर गिरफ्त में आ रहे हैं। एक और बड़ा ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ा नामी है, ये बॉलीवुड में पूरी तरह से ड्रग्स सप्लाई करने का आरोपी है। जी सुनील, देखिए जिस तरह से कल ही हमने बात कही थी कि एनसीबी के पास जो लगातार कार्रवाई हुई थी, हालांकि मुंबई से लेकर गोवा तक लगातार एनसीबी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान जिस तरह से मुंबई में जो है राहिल विश्राम को जो है अरेस्ट किया गया, उसके पास से न सिर्फ ड्रग्स बल्कि 4.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। करीब 1 किलो जो है ड्रग्स बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जाए। तो जाहिर तौर पर ये वही ड्रग्स पेडलर है जिसकी तलाश अब तक एनसीबी कर रही है। दूसरी बात आपको सुनील बता दें कि ये वही शख्स है जिसका कनेक्शन जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री से लगातार जुड़ा हुआ है। वहीं
अब तक जिन ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया है उन सभी ड्रग्स पेडलर को कनेक्शन कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती से है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। हालांकि एनसीबी लगातार इस तफ्तीश में लगी थी कि सबसे बड़ा जो ड्रग पेडलर होगा जिसका तार कहीं न कहीं नेशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है, ये वही शख्स है जिसका तार माना जा रहा है कि बड़ी कंपनी बड़ी लोगों से जुड़ा हुआ है। जी सुनील। सत्यप्रकाश, जब ये गिरफ्तार हुआ है तो उम्मीद ये भी की जा रही होगी कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल इसके संपर्क होंगे, संबंध होंगे, शायद इसीलिए एनसीबी के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।